नमस्कार। आज का आपका यूनिट रहेगा यानी बेसिक इंट्रो टू ऑडिट के बारे में बात करेंगे। यानी लास्ट क्लास में आपका बेसिक टू इंट्रो स्टार्ट कर चुके थे, यानी ऑडिट का जो बेसिक है वो स्टार्ट कर चुके थे। अभी आपका जो वीडियो था वो लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस क्लास में जो ऑडिट है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑडिट का। तो जैसा कि ये क्लास है आपकी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये क्लासें हैं आपको कहाँ मिलेगी, ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये क्लासें आपको वमिका अकेडमी पर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे जो भी ऑडिट की आपकी क्लासें होगी, समस्त क्लासें आपको एक जगह मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने अकाउंटेंसी की 43 क्लासें कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो वो क्लासें भी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे एक साथ आपको पूरी क्लासें मिलेगी। और आगामी जो भी आपकी यानी जो भी आपका सिलेबस होगा, यानी जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सेपरेट प्ले लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे इसको। तो लास्ट क्लास में यानी यहाँ तक देख चुके थे, यानी इसका बेसिक परिचय में इंट्रोडक्शन देख चुके थे, और फिर नेक्स्ट इसकी परिभाषाएं देख चुके थे, और इसके अलावा यानी इसका जो मेजर ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट का वो देख चुके थे लास्ट क्लास में। और वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट क्या होता है उसका अध्ययन कर चुके थे। और इसके अलावा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स है, जो 4 प्रकार की गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, कौन कौन सी, उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे, डिटेल से इनका बात कर चुके थे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है वो देख चुके थे। और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड फ्रॉड्स को किस प्रकार से पकड़ा जाता है, फ्रॉड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट से स्टार्ट करेंगे, यानी ऑडिट के कौन कौन से लाभ है, ठीक है। यानी ऑडिट के कौन कौन से लाभ है तो देखते हैं इसको। तो ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज पीपल गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। फर्स्ट प्रॉफिट होगा, errors and frauds are located at an early date and in future no attempt is made to commit such frauds. Understand to auditing of accounts keeps the accounts clerk regular and vigilant in their work. In case of fire, the insurance companies may settle the claim on the basis of audited accounts of the previous years. यानी जो भी कंपनी होती है, अगर इंश्योरेंस का आग लग जाती है, अगर उसको पैसा प्राप्त करना है, क्लेम प्राप्त करना है, तो जो पिछले वर्ष के ऑडिटेड अकाउंट से उसके माध्यम से पैसा मिलेगा। मनी कैन बी बोरोड इजिली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ऑडिटेड बैलेंस शीट। यानी अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो जो व्यापार है उसको आसानी से ऋण मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यानी if the business is to be sold as a going concern, there will not be much difficulty regarding the valuation of assets and goodwill, as the accounts have already been subject to audit by an independent person. Next, income tax authorized generally accepted the profit and loss account which has been prepared by a qualified auditor and they do not go into the details of accounts. और इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज होगा, यानी कि आपकी जो ये क्लासें हैं बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में है। नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे और एमसीक्यूज भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो जहाँ इंग्लिश की आवश्यकता होगी वहाँ इंग्लिश की बात करेंगे, जहाँ हिंदी की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होगा वहाँ हिंदी की बात करेंगे, और अगर जहाँ पे कमांड रूप से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कमांड बात करेंगे। नेक्स्ट द मैनेजर्स मे कंसल्ट द ऑडिटर, सीक हिज एडवाइस ऑन सर्टेन टेक्निकल पॉइंट्स ऑल्दो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर्स टू गिव एडवाइस। और लास्ट इसका एडवांटेज है, accounts of the 1 year can be compared with other years and if there is any discrepancy the causes may be inquired into। यानी इसमें अगर इसका हिंदी वर्जन देखें तो कौन कौन से एडवांटेज है ऑडिट के। फर्स्ट तो हो जाएगा, त्रुटियों और धोखाधड़ियों का शीघ्र पता चल जाता है और भविष्य में इसे धोखाधड़ी करने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अगर खातों की ऑडिट की जाएगी समय समय पर। तो नेक्स्ट फायदा होगा, खातों के लेखा परीक्षा से लेखा क्लर्क अपने काम में नियमित और सतर्क रहता है। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट होगा, आग लगने की स्थिति में बीमा कंपनी पिछले वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के आधार पर दावे का निपटान कर सकती है। नेक्स्ट फायदा होगा, पिछले लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के आधार पर आसानी से ऋण लिया जा सकता है, यानी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो उसके अगर व्यापार की असेट्स अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, ठीक है,
तो जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो उसको आसानी से लोन दे देंगे। नेक्स्ट है, यदि व्यवसाय चालू व्यवसाय के रूप में बेचा जाना है तो परिसंपत्तियों और सद्भावना यानी गुडविल के मूल्यांकन में अधिक कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि खातों की लेखा परीक्षा पहले एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जा चुकी है। और इसके अलावा दूसरा फायदा होगा, आयकर अधिकारी आमतौर पर एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए लाभ और हानि खाते को स्वीकार करते हैं और खातों के विवरण में नहीं जाते। यानी जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, तो ऑडिटर द्वारा जो भी अकाउंट्स से चेक कर लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर वो फेथफुल होता है, विश्वास कर लेता है कि जो ऑडिटर द्वारा जो जांच की गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो अंदर उसको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रबंधन लेखा परीक्षक से परामर्श कर सकता है और कुछ तकनीकी बिंदुओं पर उनकी सलाह ले सकता है। हालांकि सलाह देना लेखा परीक्षक का कर्तव्य नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ये जो मैनेजमेंट होता है वो ऑडिटर होता है, से परामर्श एंड एडवाइस जरूर कर सकता है और कुछ तकनीकी बिंदुओं पर उनकी सलाह भी ले सकता है। हालांकि सलाह देना लेखा परीक्षक का कर्तव्य नहीं है, वो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। एक वर्ष के खातों की तुलना अन्य वर्षों के खातों से की जा सकती है और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके कारणों की भी जांच की जा सकती है। ठीक है, ऑडिट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जो अन्य वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, तो उसकी तुलना करंट ईयर से की जा सकती है। उसमें जो भी वेरिएंस आया है तो उन वेरिएंस को जो भी ऑडिट के माध्यम से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका नेक्स्ट प्रॉफिट देखें तो बिक्री कर अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षित खातों को कमोबेशी सही माना जाता है और इसके अलावा इससे मृत साझेदार के खातों के निपटान या सेटलमेंट में सुविधा भी होती है। और नेक्स्ट प्रॉफिट होगा, संयुक्त स्टॉक कंपनी के मामले में एंड जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके मामले में देखें तो लेखा परीक्षक एंड ऑडिटर शेयर धारकों, शेयर होल्डर्स के न्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और उनके वित्तीय हितों की रक्षा करता है। शेयर धारकों को आश्वस्त किया जाता है कि खातों का उचित रखरखाव किया गया है और कंपनी के निदेशकों एंड डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ने अपने पद का अनुचित लाभ नहीं उठाया है। यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है तो उसमें जो ऑडिटर होता है वो जो भी उसके शेयर होल्डर है, ट्रस्टी है, ठीक है, जो भी उसके वित्तीय हित रखने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको आश्वस्त करता है या उनको गारंटी देता है एक तरीके से कि जो भी कंपनी में खाते रखे गए हैं वो उचित रूप से रखे गए हैं, फेयरली रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखा परीक्षा श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, क्योंकि लेखा परीक्षित खाते उच्च वेतन के लिए, व्यापार विवादों के निपटाने, श्रमिकों के बोनस भुगतान के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो ये मुख्य ऑडिट के यानी लेखा परीक्षा के एडवांटेज यानी लाभ होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यानी ऑडिटर की योग्यता क्या होती है वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि हालांकि यहाँ पे तो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में जब चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। ऑडिटर कौन व्यक्ति बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकता है, ठीक है, कब उसकी नियुक्ति की जाती है, कितने वर्षों तक की जाती है, एक्सेट्रा जो भी है वो कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी अधिनियम 1956 दोनों का प्रोविजन देख के बात करेंगे। तो इसमें बता रखा है क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यानी द पर्सन हु कंडक्ट ऑडिट इज नोन एज द ऑडिटर, यानी जो व्यक्ति ऑडिट का कार्य करता है वो एक तरीके से ऑडिटर कहलाता है। He makes a report to his appointing authority after careful examination of the accounting records and the accounting statement. In this report, the expresses his opinion whether the statement of account are true and fair or not. For this purpose, the auditor need to follow qualities. तो लेखा परीक्षा करने वाले व्यक्ति को लेखा परीक्षक कहा जाता है। वह लेखा अभिलेखों यानी जो रिकॉर्ड्स और लेखा विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद अपने नियुक्त अधिकारी यानी जो भी अधिकारी है उसका सुपीरियर है, तो नियुक्त अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में वह इस बात पर अपनी राय व्यक्त करता है कि लेखा विवरण सही और निष्पक्ष हैं या नहीं, जो भी स्थिति है, या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी स्थिति है वो शो करता है। इस कार्य के लिए लेखा परीक्षक में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। अब उसमें कोई किस प्रकार के गुण होने चाहिए, तो लेखा परीक्षा में देखिए तो लेखा परीक्षा में जो क्वालिटी है, फर्स्ट गुण होना चाहिए उसमें, लेखा परीक्षक के लिए लेखांकन की सभी शाखाओं के मूलभूत सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो भी लेखांकन के सिद्धांत है, जो भी ब्रांचेज हैं, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उनका उससे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो वित्तीय लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है। कोई व्यक्ति खातों का लेखा परीक्षा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे स्वयं उन्हें तैयार करना ना आता हो। उसे किसी भी लेन देन को तब तक स्वीकृत नहीं करना चाहिए जब तक उसे स्वयं यह सुनिश्चित न हो जाए कि वह सही है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति लेखांकन के सिद्धांतों को भली भांति जानता हो। यानी ऑडिट वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इनकम टैक्स का, कॉस्टिंग का और इसके अलावा जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो उसका अगर उससे अच्छी तरह अनुभव होगा, प्रैक्टिकल अनुभव होगा, तभी वो कमियों को पकड़ पाएगा और तभी खातों का अच्छी तरह से अंकेक्षण कर पाएगा। नेक्स्ट है, उसे व्यवसाय के तकनीकी विवरणों को शीघ्रता से समझने में सक्षम होना चाहिए और इसके अलावा जिसके खातों का वह लेखा परीक्षा कर रहा है, यदि संभव हो तो उसे अपना कार्य शुरू करने से पहले अपने ग्राहक के कार्यालय का दौरा भी
करना चाहिए। नेक्स्ट गुण है यानी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसे तकनीकी प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए वो उसको अवेयरनेस रहना चाहिए या तत्पर रहना चाहिए, न कि अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित करने का झूठा अभियान या भय दिखाना चाहिए। जो भी क्वालिटी है जो होनी चाहिए, झूठी क्वालिटी वहाँ पे प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है उसे कंपनी और व्यापारिक कानूनों से भलीभांति परिचित होना चाहिए और लेखा परीक्षा के सिद्धांतों का उसे पूर्ण ज्ञान या नॉलेज उसे होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो ऑडिटर है वह विवेकशील और ईमानदार होना चाहिए। जैसा कि लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा है कि एक लेखा परीक्षक को ईमानदार होना चाहिए, यानी उसे उस बात को प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिस पर उसे विश्वास न हो कि वह सत्य है, और उसे प्रमाणित करने से पहले उचित सावधानी और कौशल का प्रयोग करना चाहिए। यानी ये कहा गया था लंदन एंड जनरल बैंक मामले में 1895 में ये स्टेटमेंट न्यायाधीश द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट गुण होने चाहिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उन्हें प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार से थर्ड पर्सन का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उससे इंप्रेस नहीं हो या प्रभावित नहीं हो। कभी कभी उन्हें ऐसी विचित्र स्थिति का सामना भी करना पड़ता है जब उनके ग्राहक के प्रति उनका कर्तव्य उनके अपने हित के विरुद्ध होता है, हो ऐसे में उन्हें अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निभाने का साहस भी होना चाहिए, भले ही ऐसा करने से उन्हें नुकसान क्यों ना हो, ठीक है। फिर कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, यानी जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है जहाँ भी कर रहा है, तो कई बार जो ऑडिटर है उसके लिए भी एक तरह से नेगेटिविटी हो जाती है, तो उसको अपने स्वार्थ के लिए अनावश्यक गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर करने के बजाय इस्तीफा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके बारे में वे जानते हैं कि वह किसी कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण नहीं करते हैं और इस प्रकार एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य है जिस भी अगर कोई ऑडिटर सही नहीं है, वो बेईमान है एक तरीके से, तो उसे एक तरीके से कंपनी से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि वो बैलेंस शीट पर साइन ना करें और गलत तथ्य पेश ना करें। उन्हें अपने ग्राहक के रहस्यों का खुलासा भी नहीं करना चाहिए, जो भी सीक्रेट है कंपनी के उसका खुलासा उसे कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये गोपनीय होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। और इसके अलावा उसे पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ बुद्धिमानीपूर्ण प्रश्न पूछने की कुशलता भी होनी चाहिए, यानी उसके अंतर्गत स्किल भी होने चाहिए। जिस कंपनी में ऑडिट कर रहा है, जिस संस्था में ऑडिट कर रहा है, तो वहाँ पे उसको एक टेक्निकल रूप से ये स्किलफुलनेस होना चाहिए। उसे तर्क सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और तर्क संगत भी होना चाहिए। उसे सावधान, व्यवस्थित और सटीक भी होना चाहिए। और इसके अलावा अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों को उसे समझ भी होनी चाहिए। उसे व्यवसाय, संगठन, प्रबंधन और वित्त में गहन प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त और सशक्त रूप से रिपोर्ट लिखने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। एक लेखा परीक्षक को अनावश्यक रूप से संशयवादी होने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि लॉर्ड जस्टिस लोपेज ने कहा है, एक लेखा परीक्षक को जासूस बनने या संदेह या पूर्व कल्पित निष्कर्ष के साथ अपना काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है कि कुछ गड़बड़ है। किंगस्टन कोटल मिल्स कंपनी मामले में यह निर्णय दिया गया था। यानी कभी भी ऑडिटर को सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए, जो भी एज पर रूल्स है वो जो ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट में उसका मेंशन करना चाहिए, और पहले से उसको एक धारणा नहीं बनानी चाहिए कि इस कंपनी में इस प्रकार की गड़बड़ी है या नहीं है, ठीक है। जो भी एक्चुअल स्थिति है वो एक्चुअल स्थिति उससे प्रकट करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, यानी जो ऑडिटर में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना एग्जाम में ना के बराबर होती है, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस प्रश्न का रिप्लाई आसानी से दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आपको सिलेबस है वो डिटेल से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपको रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बारे में अंतर देखेंगे। यानी लेखाशास्त्र और जो लेखा परीक्षा है उसके अंतर्गत मुख्य अंतर या वेरिएंस कौन कौन से हैं। तो लेखांकन को वित्तीय पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देन को दर्ज करने का विज्ञान और कला दोनों कहा जा सकता है। यानी जो अकाउंटेंसी है, जैसे भी व्यापार में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो तुरंत उस ट्रांजेक्शन को व्यावसायिक पुस्तकों में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है। और वित्तीय पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देन को दर्ज करने वाले व्यक्ति को अकाउंटेंट या लेखाकार कहा जाता है। जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। वह लेखा जोखा रखता है और लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, लेकिन वह अपने द्वारा तैयार किए गए खातों की शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। वह बैलेंस शीट को सही और निष्पक्ष प्रमाणित नहीं करता है। वह केवल यह कह सकता है कि बैलेंस शीट पुस्तकों के अनुसार है। यानी जो भी कार्य किया जाता है वो लेखाकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो लेखाकार द्वारा जो कार्य किया गया है
उसमें वो प्रमाणित नहीं कर सकता है कि जो मैंने कार्य किया वो सही और फेयर है। अगर वो प्रमाणित भी कर दे तो कानून के हिसाब से इसको मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसको प्रमाणित करने के कार्य कंपनी एक्ट 1956 और नया जो आपका एक्ट है 2013 के अनुसार इसमें इसकी जांच करने हेतु एक ऑडिटर की नियुक्ति भारत सरकार या जो भी कंपनी है उनके माध्यम से की जाती है। अगर वो वेरीफाई करेगा तो उसको मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑडिटिंग। द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। लेखांकन लेखा परीक्षा से बिल्कुल भिन्न होती है। लेखांकन और लेखा परीक्षा के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित होते हैं। अब कौन कौन से इसके अंतर्गत बेसिक डिफरेंस होते हैं तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है कि अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, एक साइड तो आपका लेखा शास्त्र और एक साइड है ऑडिट। तो इनके मध्य मुख्य मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं, यानी अंकेक्षण। तो जो अकाउंटेंसी होती है वो फर्स्ट प्रोसेस होती है, जबकि लेखांकन जबकि ऑडिट है वो सेकंड प्रोसेस मानी जाती है। तो यहाँ देखें तो इनके मध्य अंतर देख लेते हैं पहले, यानी ये आपका अकाउंटेंसी हो गया और ये इधर आपका ऑडिट हो गया। तो लेखांकन का संबंध बही खातों के लिखने या खाते तैयार करने से होता है। जैसा कि अभी बात कर चुके थे, जो लेखांकन का कार्य है, जो जैसे व्यापार में कोई ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी वस्तु को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, किसी ऋणदार को किसी भी लेनदार को भुगतान किया जाता है, डेटर से पैसा प्राप्त होता है, जो भी वट एवर जो भी प्रोसेस व्यापार में होती है, तो उनका जो ट्रांजैक्शन या लेन देन दर्ज करने का कार्य लेखा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसका कार्य एक अकाउंटेंट या लेखाकार के द्वारा किया जाता है। जबकि ऑडिट के बारे में बात करें यहाँ पे, तो लेखा परीक्षा का संबंध खातों या पुस्तकों की जांच करके उनकी सटीकता सुनिश्चित करने से होता है। तो हमें फर्स्ट प्रोसेस होती है, यानी संबंधित खाते बही में उसके एंट्री की जाती है और जो संबंधित खातों बही में जो एंट्री की गई है उसकी जांच ऑडिट के माध्यम से की जाती है, यानी उसकी सटीकता सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट अंतर के बारे में बात करें तो लेखांकन मुख्य रूप से रचनात्मक है और व्यावसायिक तथ्यों को दर्ज करने से संबंधित होता है। यानी जो लेखांकन होता है मुख्य रूप से कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी रचनात्मक है और व्यावसायिक तथ्यों को दर्ज करने से संबंधित होता है। जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको दर्ज किया जाता है। जबकि लेखा परीक्षा होती है वो विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल होती है, यानी इसका विश्लेषण निर्वचन किया जाता है और मूलतः पूर्व व्यापी प्रकृति की होती है। ठीक है, यानी इसमें जो भी कार्य किए गए हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, कार्य एज पर रूल्स है या नहीं। तीसरा है लेखांकन है जो मौलिक कार्य है, बेसिक कार्य है, यानी स्टार्टिंग प्रोसेस है। और जो लेखा परीक्षा के लिए खातों का अस्तित्व आवश्यक होता है, ये खातों को अंतिम रूप देती है। और इसके अलावा लेखा परीक्षा लेखांकन तैयार होने के बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि लेखा परीक्षा वास्तव में वहीं से शुरू होती है जहां लेखांकन समाप्त होता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि लेखा परीक्षा एक खातों का अस्तित्व होता है तभी लेखा परीक्षा कार्य किया जाता है, और जो लेखांकन मौलिक कार्य होता है। ठीक है, और जहां लेखांकन का ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि जहां लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाता है वहीं से ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। कहां से हो जाती है, यानी जैसे ही लेखांकन का कार्य कंप्लीट हो गया तो वहीं से आपकी ऑडिट स्टार्ट हो जाती है। चौथा अंतर है लेखांकन में अंतिम खाते तैयार करना शामिल होता है, यानी जो लेखांकन का प्रोसेस है उसमें अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। जबकि ऑडिट के बारे में बात करें तो एक लेखा परीक्षक खातों की सटीकता की जांच करता है और प्रमाणित करता है कि वे कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य की जांच करता है। ठीक है, और जो लास्ट अंतर है इनके मध्य, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लेखाकारों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती है। यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जो लेखा अकाउंटेंट होते हैं, उसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती है। लेखांकन के सिद्धांतों का विशेष ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति संयुक्त स्टॉक कंपनी के लेखाकार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होता है। जबकि जो ऑडिटर होता है उसके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। क्या होती है वो देखते हैं। लेकिन केवल वे व्यक्ति जो भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र होते हैं। एक यानी एक तरीके से उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए योग्यता होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लेखा परीक्षा और यानी लेखांकन और लेखा परीक्षा के बीच अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लेखा परीक्षक को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक होता है कि वह लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है या लेखाकार के रूप में। अब इसमें एक मामला आया था, कौन सा था, एप्पल बनाम अन्ना डेक्स्टर एंड कंपनी में 1929 के मामले में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य किया था और इसलिए वे धोखाधड़ी का पता लगाने में लापरवाही के लिए उत्तरदायी थे। लेखा परीक्षकों का तर्क था कि उन्हें आयकर उद्देश्यों के लिए लेखा पुस्तकों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, न कि लेखा परीक्षा का कार्य करने के लिए। अब लेखा परीक्षकों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र श्रीमती एडल एप्पल की पुस्तकों से और उनके अनुसार तैयार किया गया था, लेकिन उन्होंने लागत का बिल भेजा था जिसमें लिखा था कि आपके खातों की तैयारी और लेखा परीक्षा संबंधित सेवाओं के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कोर्ट का जजमेंट था। तो इस प्रकार से कोई खास इंपोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। और इसमें और क्या बता रखा था
कि लेखा परिषद द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा किया गया कार्य विस्तृत रूप से लेखांकन प्रकृति का था, जबकि उनके द्वारा भेजा गया बिल लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों का था। ऑस्ट्री ब्रिज जे ने लेखा परीक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य और प्रयोजनों को ध्यान में रखा। और इसमें एक फैसला और आया था 1956 में, 1956 में मद्रास हाई कोर्ट ने आयकर आयुक्त बनाम जीएम दांडेकर के मामले में यह माना कि लेखा परीक्षक को आयकर रिटर्न तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था और वह अपने नियुक्ता से लेखा परीक्षक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था, यानी जिस उद्देश्य के लिए उसको नियुक्त किया गया था उस उद्देश्य के लिए वो कार्य नहीं कर रहा था। तो इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा ये जजमेंट दिए गए थे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर है यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, वो दो वीडियो या 2 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपकी कल जो पार्ट 1 की क्लास थी वो मैं कल अपलोड कर चुका हूँ और आज ये अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका 2 क्लासों में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नया चैप्टर लाएंगे आपका ऑडिट का, टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी फ्रेंड्स को कोई क्यूरीज हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और आपके इन क्लासों में क्या आप सुधारात्मक के सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करें आप लोग, ताकि और इन क्लासों में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो क्लास से आपकी बाईलैंग्वेज है, यानी PDF आपको बाईलैंग्वेज मिलेगी, साथ में MCQ बाईलैंग्वेज मिलेंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो जरूर आपको ज्वाइन करना है वहाँ से, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे हो सकता है आपको मैसेज बाद में मिले, ये वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाई कई बार टेक्निकल रीजन के कारण, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तुरंत जैसे क्लास अपलोड होगी तुरंत टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वो तुरंत PDF दे दी जाएगी और साथ में आपको बाइलिंगुअल MCQs भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कोर्स आपका 15 जुलाई 2026 तक लगभग कंप्लीट करवाने का टारगेट है, और आपकी जो वैकेंसी है वो जुलाई के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है, और एग्जाम आपका अक्टूबर 26 में प्रस्तावित है। ठीक है, और जो एक ऑडिट की आपकी क्लासेस चल रही है, अब जरूरी नहीं है कि JVNL जूनियर अकाउंटेंट में आपके काम आएगी, हालांकि जो भी और अकाउंटेंट की या कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आती है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसके अलावा आपका PGT हो गया, PGT कॉमर्स हो गया, EMRS में जो PGT आता है उसका हो गया, DSSB में आपका फर्स्ट ग्रेड का PGT का एग्जाम कॉमर्स का लगता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा राजस्थान में JVNL के अलावा आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी इन फ्यूचर में आएगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी रोडवेज में वैकेंसी आएगी, आपकी रिको में आएगी, तो उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लासे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये क्लासे आपको पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।